नमस्कार, मैं अभिजात शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स का बॉर्डर डिफेंस समर मेरा शो, जिसमें आज हम बात करने वाले फाइटर जेट्स की कि भारत को फाइटर जेट्स का इंजन बनाने में इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है। जहां तक चीन का सवाल है, अमेरिका, फ्रांस हो या फिर रूस हो, ये लोग तमाम देश जो भी है फाइटर जेट इंजन बनाने में काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन भारत लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने में अभी भी काफी पीछे है। हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो फंसे हुए, खास करके तेजस फाइटर जेट जो है, आप जान रहे हैं कि काफी डिले भी हुआ प्रोजेक्ट। इसके अलावा एएमसीए जो है हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट, उसमें क्या इंजन लगेगा, इसको लेकर के भी बहस चल रही है। इन्हीं सब मामलों को जानने के लिए आज हमारे पास एक खास मेहमान है जो कि एयरक्राफ्ट जेट को लेकर के, उसके इंजन को लेकर काफी तकनीकी बारीकियों को जानते हैं। सौरभ झा, सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपसे बात करने के लिए, नवभारत टाइम्स के लिए समय निकालने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये फाइटर जेट का इंजन जो बनाना होता है, ये भारत के लिए एक अबूझ पहेली की तरह है। इतना मुश्किल क्यों होता है एक फाइटर जेट का इंजन बनाना हमारे लिए? किन किन जगहों पे भारत फंसता है, जरा एक विस्तार से और अच्छे सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को जरा ये बात समझा दीजिए। देखिए, फाइटर जेट इंजन मतलब एक आधुनिक फाइटर जेट इंजन बनाना वैसे भी उतना आसान नहीं है। आपने जिन देशों का जिक्र किया, बस वही सब देश है जो बना पाए हैं आज तक। दुनिया में अमेरिका सबसे आगे है, अमेरिका के बाद ये फ्रांस और ब्रिटेन और रशिया और उसके बाद चाइना, यही कुछ देश हैं जो फाइटर जेट इंजन बना पाते हैं वैसे, ठीक है। और अमेरिका इनसे आगे है, और रूस और चीन काफी प्रयत्न कर रहे हैं। रूस तो ऑब्वियसली जब यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के समय वो तो एक सुपर पावर था, तो उसने भी काफी इस क्षेत्र में वो भी काफी आगे था। हालांकि उसके जो इंजन बनते हैं वो उतने दिन चलते नहीं है। उनका जो जितने फीचर्स होते हैं वो सब बिल्कुल एक आधुनिक इंजन की तरह होते हैं। लेकिन उनकी कमी है कि वो इंजन ज्यादा उतने दिन नहीं टिकते जितने अमेरिकी इंजन हो। फिर भी अमेरिका एक जगह है। सो ये आधुनिक फाइटर जेट इंजन बनाना ही एक मुश्किल कार्य है, ठीक है। इसमें काफी निवेश की जरूरत होती है, काफी सारा जो जिसे ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं उसको तैयार करना पड़ता है। सारे आपका जो पूरा जो देश है, देश के बहुत सारे अलग अलग जो क्षेत्र है उनमें से आपको सहायता लेनी पड़ती है इसे ठीक से करने के लिए, और विदेशों की सहायता भी लेनी पड़ सकती है। जैसे हमारा जो केस है उसमें इसकी सहायता लेना ही शायद अभी मुनासिब सोचा गया है। तो एक जो मुख्य जो वजह है जिसके वजह से हम अभी तक इन देशों से अभी भी पीछे है, उसका मुख्य कारण है कि हमने जो परीक्षण सुविधाएं, टेस्ट फैसिलिटीज, उस पे हमने ठीक से निवेश नहीं किया, उस पे हमने ठीक से जोर नहीं दिया, ठीक है। कोई भी चीज अगर बनाना हो, कोई भी इंजीनियरिंग रिलेटेड चीज बनाना हो, उसके लिए परीक्षण सुविधाओं का होना बहुत आवश्यक है। उसके तरह की परीक्षण सुविधाएं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास फ्लाइंग टेस्ट बेड, जिसपे आप इंजन को लगा के टेस्ट कर सकते हैं। एक प्लेन है जिसमें अलग इंजन रहेंगे जिससे वो उड़ेगा, लेकिन आपका भी एक इंजन उसमें आप शामिल कर सकते हैं। या हो गया हाई ऑल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी, जो बेसिकली ऊंचाई का सिमुलेशन करेगा जमीन पे, या ओपन एयर टेस्ट बेड। ऐसे काफी सारे चीजें हैं जो हमारे देश में नहीं है अभी भी, ठीक है। ये लेकिन अगर आपको दुनिया में टक्कर देना हो दुनिया के जेट इंजन ताकतों के साथ, तब आपका ये होना अनिवार्य है। ये चीजें नहीं है हमारे पास। ये एक चीज है, हमने उतना निवेश नहीं किया, हमने उतना जोर नहीं दिया है। यही मैं बोलूंगा, अगर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए यही मुख्य कारण है, लेकिन ये अब शायद बदल रहा है। जी सर, मैं कई सारे रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जिसमें कि पता चल रहा था कि जो चीन जो है उसने जब फाइटर जेट बनाना शुरू किया था उससे लेकर के अभी तक, जबकि वो पूरी तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन बनाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ, फिर भी उसने 25 से 30 अरब डॉलर का निवेश किया। हमारे यहाँ जो कावेरी प्रोजेक्ट था उसको लेकर के कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है शायद 700 से 800 मिलियन डॉलर जो है हमने यूज किया। तो बजट जो है काफी ज्यादा अंतर है। इसके अलावा आपने फ्लाइंग टेस्ट बेड की बात की, उस इकोसिस्टम को बनाने में भी आपके पास काफी ज्यादा निवेश करने की जरूरत होती है। आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों में भारत शुरुआत से ही कमजोर रहा है,
राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही? आखिर ऐसा हो क्यों नहीं पाया शुरू से ही, जबकि चीन आज से करीब-करीब 30 से 35 साल पहले इस पूरे प्रोसेस को शुरू कर चुका था? चीन शुरू किया था, लेकिन चीन ने जो जो संख्याओं की आप बात कर रहे हैं ना, वो चीन ने पिछले 16 साल में ही उतना पैसा डाला है। वो जी। 17 बिलियन डॉलर डाले थे और काफी सारे अपने जितने यूनिवर्सिटीज हैं, जितने मैंने कहा ना, देश के विभिन्न जगह क्षेत्रों से आपको इसके लिए सहायता लेनी पड़ेगी, वो सबको उन्होंने एक ढांचे के नीचे, ढांचे के तहत वो लाए और वो आगे बढ़े। वो आज आप जैसे आपने ठीक कहा, वो आज भी 5th जनरेशन फाइटर इंजन पूरी तरह से नहीं बना पाए, लेकिन उनके पास काफी सारे 4th जनरेशन इंजन अब है जो उड़ रहे हैं। हमारा कावेरी तो 4th जनरेशन इंजन ही है ना, तो हमने वैसा जोड़ ही नहीं दिया। वो आप चाहे वो राजनीतिक तौर पे सोचे या देश के तौर पे सोचते, उतना जोड़ ही नहीं दिया गया इस क्षेत्र पे। अगर आप, मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कावेरी को जब सैंक्शन किया गया था 1989 साल में, उसका कुल बजट था 383 करोड़, ठीक है। अच्छा। और ये कोई भी ये टेस्ट फैसिलिटीज ये सब कुछ भी नहीं थे, और फिर भी सोचा गया था कि 7 साल में हम उसका जो डेवलपमेंट है वो हम सफल तरीके से पूर्ण कर लेंगे। तो ऐसे करके तो नहीं हो सकता था कभी भी। आज के तारीख में अगर आप देखें, आज के तारीख में जो खबर आई है कि हम लोग 61,000 करोड़ खर्च करने के लिए अब सोच रहे हैं, वो फ्रांसीसियों के साथ मिलके। वो 61,000 करोड़ के तहत बहुत कुछ होगा, जैसे कि उसके तहत जो परीक्षण सुविधाओं की मैंने बात की वो अब बैठाई जाएंगी, जो टेस्ट फैसिलिटीज आवश्यक है वो बैठाई जाएंगी। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है जो भी बैठाने जरूरत है, अगर आपको आधुनिक 5th जनरेशन जेट इंजन बनाना हो। जी, मैं थोड़ा टेक्निकल चीजों को लेकर के बात करना चाहूंगा कि जैसे मेटलर्जी हो गया, या फिर कूलिंग सिस्टम हो गया, या हाई टेम्परेचर टरबाइन मटेरियल्स हो गया, या फिर आपने टेस्ट बेड की बात की है फाइटर जेट की टेस्टिंग के लिए। इन तमाम चीजों में भारत के सामने क्या दिक्कतें आती है, कहाँ भारत फंसता है? इसको आज आप टेक्नोलॉजी के स्तर पर इसको आप आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करें, ताकि एक आम आदमी समझ पाए क्या मुश्किलें होती हैं। देखिए, फाइटर जेट इंजन जैसे मैंने कहा, ये एकदम शिखर पे है, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के शिखर पे होता है फाइटर जेट इंजन बनाना, आधुनिक फाइटर जेट इंजन बनाना। आधुनिक फाइटर जेट इंजन का मतलब ही है उसमें जो मटेरियल्स जाएंगे वो भी आधुनिक होंगे, क्योंकि एक फाइटर जेट इंजन में क्या होता है, उसका अगर आपको एफिशिएंसी अगर उसको बढ़ाना हो, अब जैसे एक से दूसरे तीसरे वर्ग के इंजन में जा रहे हैं, मतलब जनरेशन में जा रहे हैं, अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ाना हो तो मेन चीज है आपको टरबाइन एंट्री टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टरबाइन एंट्री टेम्परेचर अगर आपको बढ़ाना पड़े तो ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा कि जो आपने मटेरियल्स डाले हुए हैं, ठीक है, टरबाइन सेक्शन में या कंबस्टर सेक्शन में, वो उस टेम्परेचर को सह सके, ये ना कि वो गल जाए उस टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। सो आज के तारीख में अगर आप देखें, मैं सीधे अगर साधारण तरीके से बताऊं, तो जो टरबाइन सेक्शन है, जो टरबाइन जिसको कहते हैं हाई प्रेशर टरबाइन है, लो प्रेशर टरबाइन है, उसमें जो उसके जो ब्लेड और नोजल गाइड वेन्स होते हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के जरिए से बनाना पड़ता है, क्योंकि उनमें सुपर एलॉयज की जो मटेरियल है वो सुपर एलॉयज होते हैं, निकेल एलिमेंट बेस्ड सुपर एलॉयज, और कंबस्टर सेक्शन में कोबाल्ट बेस्ड सुपर एलॉयज यूज होता है। तो वो निकेल बेस्ड सुपर एलॉयज को इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के जरिए बनाना पड़ता है। अब मैं एक चीज बताऊं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग सबसे पहले हमारे देश में ही शुरू किया गया था 5000 साल पहले, इंडस वैली में। ऑब्वियसली, लेकिन आज का जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है और 5000 साल का जो पहले का इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, वो सेम चीज नहीं है, मतलब, ठीक है। तो आज का जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है वो एक बहुत ही आधुनिक और बहुत ही एक जटिल प्रणाली है, ठीक है। तो उसमें माहिरता हासिल करनी पड़ती है अगर आपको जेट इंजन ठीक से बनाना हो। ये टरबाइन सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। टरबाइन के जो ब्लेड और जो वेन होते हैं वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के तरह से बनाते हैं, सुपर एलॉय से बने हुए होते हैं, ठीक है। अगर आपको 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बनाने हो, 4th जनरेशन सिंगल क्रिस्टल सुपर एलॉय से ब्लेड बनाने हो, तो आपको एक ब्रिजमैन टेक्निक होता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का, उस पे आपको ब्रिजमैन
उस पर आपको माहिरता हासिल करनी है। ये समय लेता है, ऐसा नहीं है कि हमारा देश बहुत पीछे है, नहीं है बहुत पीछे। हमारे देश में अभी ऐसे ऐसे औद्योगिक ऐसे ऐसे कंपनियां हैं जो इस पे काफी काम कर चुके हैं और हम उतना कुछ दूर नहीं है इससे। ये एक क्षेत्र हुआ। दूसरा आपका क्षेत्र मान लीजिए जो आपका जो कंप्रेसर सेक्शन होता है जेट इंजन का, उसमें जो ब्लिस्क, आजकल क्या होता है, पहले क्या था कंप्रेसर सेक्शन में, एक ऐसा रोटरी डिस्क होता था, उस पे ब्लेड लगते थे ऐसे अलग से वेल्ड होके। अब एक साथ ही पूरा बनता है, उसको ब्लिस्क कहते हैं, जो डिस्क और ब्लेड सेक्शन एक साथ होते हैं। उसको बनाने के लिए भी एक नए टेक्निक की, एक नए प्रणाली की आवश्यकता है, जिसको कहते हैं आइसोथर्मल फॉजिंग। ठीक है, उसके लिए आपको एक आइसोथर्मल फॉज प्रेस बनाना होगा 20,000 टन का। उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन वो फौज आपको बनाना होगा सबसे पहले। तो ये एक हो गया। ठीक है, कंबस्टर लाइनर जो सेक्शन है उसमें नए पदार्थ, नए मटेरियल जाएंगे। हो सकता है उसमें जिसे कहा जाता है सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट जाए। उसके लिए एक दूसरा प्रणाली है उसको ठीक से बनाने के लिए, उसमें हम लोग अभी थोड़ा पीछे हैं। उसको तो ऐसे उसके लिए आप वो पदार्थ बनाने के लिए आपको एक प्रोसेस यूज करना पड़ता है कॉल्ड केमिकल वेपर इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को मेच्योरिटी में लाना अभी भी हमारे लिए काम का चीज है। वो दूसरे जगह मेच्योरिटी में आ गया है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी मेच्योर नहीं हुआ है वो प्रोसेस। तो सोच सकते हैं जो इतने सारे पहलू हैं एक जेट इंजन के औद्योगिक दृष्टिकोण से, कि आप समझ सकते हैं कि ये कितना एक जटिल काम होता है और क्यों एक आधुनिक इंजन बनाना इतना मुश्किल चीज है। मतलब आपके देश की जो इंडस्ट्रियल जो ताकत होती है ना, उसके ऊपर भी ये काफी दूर तक निर्भर है। ये दूसरा कारण है जिसके वजह से हम इस क्षेत्र में पीछे रहे हैं, क्योंकि 1989 साल में हमारी वैसी औद्योगिक ताकत ही नहीं थी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। आज हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो ताकत है वो काफी बढ़ गया है लास्ट 30 साल में, 26 साल में, पहले से ज्यादा। हाँ, हम चीन के लेवल पे नहीं है, लेकिन बहुत कुछ में हम लोग भी ठीक ठाक हैं और हम लोग ऐसा एक चीज यहाँ देश में बना सकते हैं, एक आधुनिक जेट इंजन। जी, कई बार ये सवाल उठते रहे हैं सौरभ की भारत जो है मंगलयान को मंगल पे भेज चुका है, आप मून मिशन चला रहे हैं, आपके पास एक पर एक रॉकेट्स और मिसाइलें हैं। रॉकेट में खास करके इसरो ने तो काफी शानदार काम किया है। तो सवाल उठता है कि जब रॉकेट का इंजन हम बना सकते हैं तो फिर फाइटर जेट का इंजन बनाना इतना मुश्किल क्यों है? आपने बहुत कुछ समझाया है। एक तरह से मैं जानना चाहूंगा कि रॉकेट और फाइटर जेट, इन दोनों के इंजन के बीच में अगर थोड़ा सा एक बेसिक अंतर समझा दें ताकि लोग समझ पाए इसको कि कितना मुश्किल होता है ये फाइटर जेट इंजन बनाना। पहली बात तो ये है, पहली चीज लोगों को गौर करना चाहिए कि एक रॉकेट या एक मिसाइल का जो मतलब जो रॉकेट इंजन यूज हो रहा है, मिसाइल में भी एक रॉकेट इंजन ही ज्यादातर समय यूज होता है, वो एक बार यूज करने के लिए है, उसका इस्तेमाल एक बार होता है। ठीक है, और यहाँ जब आप एक फाइटर जेट इंजन की बात कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल बार बार होगा। ये इसे 6000 घंटे तक सर्विस देना पड़ेगा और इसे पूरी तरह से रिलायबल होना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक पायलट की जान निर्भर होगी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है दोनों में। वैसे रॉकेट इंजन भी एक तरह का जेट इंजन होता है अगर आप उस तरह से देखें, लेकिन ये अलग टाइप का जेट इंजन है। इसको कहते हैं एयर ब्रीथिंग जेट इंजन। फाइटर जेट इंजन जो होता है एयर ब्रीथिंग जेट इंजन होता है, और जनरली रॉकेट जो होता है उसका लिक्विड, उसमें प्रोपेलेंट्स होते हैं। ठीक है, उसका जो फ्यूल है और उसका जो ऑक्सीडाइजर है वो ऑन बोर्ड होता है यूजुअली। तो रॉकेट इंजन एक हो गया, सिंगल यूज है, ये आपको बार बार यूज करना पड़ता है। इसके पार्ट्स काफी ज्यादा होते हैं रॉकेट इंजन की जगह। इसमें काफी सारे रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं जो रॉकेट इंजन में नहीं होते हैं। रॉकेट इंजन में एक टर्बो पंप हो सकता है, लेकिन ऐसे टाइप के रोटेटिव्स नहीं होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये सब काफी सारे अंतर है। ठीक है, ये चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि रॉकेट इंजन बनाना एक चीज है, रॉकेट इंजन भी बनाना कोई आसान काम नहीं है अगर आपको आधुनिक रॉकेट इंजन बनाना हो, लेकिन उसमें हम माहिरता प्राप्त कर चुके हैं हमारा देश। और एक चीज मैं दूसरा बताना चाहूंगा कि आपका जो रॉकेट इंजन है, रॉकेट इंजन भी आप क्यों सफलतापूर्वक कर पाए हैं, क्योंकि एकदम पहले दिनों से आपने
टेस्ट फैसिलिटीज में निवेश किया था। आपने आपने रॉकेट इंजन का जो क्षेत्र है उसमें आपने एकदम पहले से आपने बनाए थे जो भी आपको परीक्षण सुविधाएं चाहिए थी, और आप बनाते गए, उस पर आप काम करते गए। ये डीआरडीओ में भी हुआ, ये इसरो में भी हुआ। ये भी एक अंतर है। कोई बोलेगा कि आप कैसे रॉकेट इंजन को जेट इंजन के साथ कम, नहीं, मैं सिर्फ एक दूसरी बात बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कोई भी चीज किसी भी क्षेत्र में अगर आपको बनाने हो तो आपके उसके पर्याप्त परीक्षण सुविधाएं भी बनाने जी पड़ेंगे, नहीं तो आप उसको नहीं। इनफैक्ट आप किस चीज के ऊपर कितनी आप कितना सीरियस है किसी भी एक मामले में, उसका उदाहरण यही होता है कि आपने परीक्षण सुविधाएं बनाए हैं कि नहीं। जी। एक सवाल सौरभ और काफी ज्यादा उठते रहा है भारत में कि जब हम चीन की बात करते हो तो हमें पता है कि चीन ने रूस की टेक्नोलॉजी का रिवर्स इंजीनियरिंग करके डबल स्टैंड इंजन बना दिया था। भारत ऐसा क्यों नहीं कर पाया? क्यों भारत नैतिकता को सामने रखते हुए कि चलिए हम मोरल ग्राउंड के आधार पर हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश क्यों नहीं की? हमने नहीं की, जाहिर सी बात है। इसको लेकर के कई बार सवाल उठते हैं। आपका क्या इस पर सोच रहा है? ऐसा नहीं है कि हमने रूस के चीजों का रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं किया है। आपका जो पृथ्वी पृथ्वी जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यस। उसके जो 3 टन के जो रॉकेट इंजन है वो तो रूस के ही एक इंजन के ऊपर निर्धारित है ना। उन्हीं जी। उसी को रिवर्स इंजीनियर करके बनाया गया था। हम और जैसे जहां तक रूस से आए हुए जेट इंजन है, उनका उन्हें उन्हें आपके दर्शकों को ये जानना चाहिए कि उनका हमने काफी उनको बेहतर बनाया है यहाँ पे। जो जैसे कि जो AL-31FP लो बाईपास टर्बोफैन है जो सुखोई 30 MKI में जाता है, उसे हमने काफी यहाँ पे उसको उसको बेहतर बनाया है यहाँ हमारे देश में, क्योंकि अपग्रेड वो जो करके। आया तो ऐसा और ये भी सही बात है कि हम नैतिकता मान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने दोस्तों के साथ चीन के तरह पेश आते हैं, हम नैतिकता भी रखते हैं। लेकिन अगर आपको रिवर्स इंजीनियर भी करना होता पूरी तरह से एक इंजन, तो आपको वो सारी चीजों में निवेश करना होता जिसकी हमने अभी तक बात की है। ओके ओके। मतलब वो अगर निवेश जी करना जरूरी है। जी, मतलब एक तरह से अगर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, इसके लिए भी आपको पूरी तरह से जो आप टेस्टिंग बेड वगैरह की आप बात कर रहे थे, कि इकोसिस्टम बनाने की बात कर रहे थे, वो आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही जा करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर एक सवाल ये उठता है ना कि भारत ने लगातार डिफेंस सेक्टर को लेकर के या फाइटर जेट्स को लेकर के लगातार खरीदने की दिशा में पहल करता रहा है भारत। फाइटर जेट इंजन बनाने की दिशा में जो आपकी बातों से समझ पाया कि कभी उस तरह से सीरियस होकर के गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया, खरीदने की ही हमेशा कोशिश की गई। और अब जाकर के हम नींद से जागे हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि हमने सोचा है कि चलो आत्मनिर्भरता बनाई जाए फाइटर जेट इंजन को लेकर के। अगर लबुल आप कहे तो यही माना जाए अभी तक कि हमने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, वैसे ध्यान नहीं दिया जैसे देना चाहिए था, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकते। जो जैसा ध्यान देना आज के तारीख में हमें ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के तारीख में आप देखिए कावेरी को तो इसीलिए बनाया गया था कि वो तेजस को पावर करे, तेजस का वो पावर प्लांट के लिए था। लेकिन कावेरी प्रोग्राम पे उतना ध्यान नहीं गया। और एक चीज याद रखेगा, 1991 साल में हमारा देश भी एक आर्थिक उथल पुथल के दौर से गुजरा था। तो उस समय जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो सैन्य सैन्य बजट जो सैन्य टेक्नोलॉजी है, प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे जोर कम हो गया था। ये तो जाहिर सी बात है, कम हुआ था। और लेकिन चीज है कि और सिर्फ 2000 से ही, लेकिन फिर भी आप देखिए इस देश की क्षमता को देखिए। कावेरी की हम बात करते हैं, कावेरी लेकिन पूरी तरह से तो विफल नहीं हुआ है वो प्रोजेक्ट। इवन 2004-5 साल में भी जब कावेरी काफी सारे परेशानियों के थ्रू से जा रहा था, वो प्रोटोटाइप्स को देख के अमेरिकियों ने और फ्रेंच ने कहा था कि ये लेकिन एक ठीक ठाक ये एक एफर्ट है, इंजन है, इसको फ्लाइट वर्दी बनाया जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, सितंबर 2008 में कावेरी प्रोजेक्ट को डीलिंक कर दिया गया तेजस प्रोजेक्ट से, कि बोला गया कि ठीक है ये इंजन से और तेजस फाइटर नहीं उड़ेगा, इससे ये तेजस की जान नहीं होगी, इसको हम लोग अलग तरीके से आगे ले जाएंगे। तो वही सब जितने और जो सामान्य जो तरीके से जो मुश्किलें होती हैं अगर आप एक फाइटर जेट इंजन बनाए, कावेरी को उन सब का सामना करना पड़ा। बट 2017 तक वो सारे सुलझा दिए गए थे।
उस समय एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कॉल्ड कावेरी डेरिवेटिव इंजन, जो आपका जो स्टेल्थ एक यूकैव है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जो अपने से जी जो ऑटोनोमसली ऑपरेट करेगा, उसको पावर करने के लिए अब कावेरी से प्रेरित एक नया इंजन बनाया गया है, जो रशिया में टेस्ट में काफी सफल हुआ है। और ये इंजन मेरे अनुसार मैस प्रोड्यूस भी किया जाएगा। तो एक तरीके से देखिए, आप काफी कम पैसा खर्च करके भी, हालांकि आपको बहुत समय लगा है करने के लिए, आप वो 4th जनरेशन इंजन तक पहुंच गए हैं मान लीजिए। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज स्थिति ये है कि आपको 220 तेजस मार्क 1A है जो अमेरिकी इंजन से पावर्ड होंगे, 120 मान लीजिए और तेजस मार्क 2 बनाएंगे जाएंगे जो भी एक अमेरिकी इंजन से पावर्ड होंगे। लेकिन अब जो AMC हो गया, आपका जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, आपका जो अति आधुनिक जो स्टेल्थ फाइटर होगा, स्टेल्थ जेट होगा, लड़ाकू विमान होगा, उसके लिए आप अमेरिकी इंजन पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक नई इंजन की आवश्यकता है। वही जी इंजन बनाने के लिए अब आप क्या कर रहे हैं, आपने मोटे मोटे तौर पे फ्रांस के साथ अपने एक समझौता आप करने वाले हैं। आप अगर आप रिपोर्ट्स, आप अगर जी जो सफ्रॉन के साथ जुड़ने वाले हाँ हैं। हाँ सफरान के साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि यही सब रिपोर्टिंग भी हो रहा है सब जगह। और यही चाहे ये भी है क्योंकि सफरान और रोल्स रॉयस ही दो कंपनियां थी जो इस मामले में भी, जिन्होंने इस मामले में प्रपोजल दिया था। रूसी यस भी थे, जापानी भी शायद थे, लेकिन ये दो ही आगे थे। तो अब फ्रांस के साथ हमारा संपर्क काफी अच्छा है। ऑब्वियसली रूस और फ्रांस ये तो हमारे दो मित्र हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो फ्रांस के साथ हम लोग आगे ले जाएंगे, लेकिन इस पे जो खर्चा होगा उसके लिए हमें वो सारे परीक्षण सुविधाएं, टेस्ट फैसिलिटीज अब बनाने पड़ेंगे और बहुत जल्दी बनाने पड़ेंगे। क्योंकि क्या हो जाता है, आपके पास जब परीक्षण सुविधाएं होती है तब आपके पास विकल्प रहता है, ठीक है, तब आपके पास विकल्प रहता है कि हम इस पे भी काम करेंगे, उस पे भी काम करेंगे, नहीं तो आपको यहां दौड़ना पड़ेगा, वहां दौड़ना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। जी कावेरी इंजन में फैन फ्लटर का प्रॉब्लम हुआ था। उसके सामने जो जो फैन स्टेज है उसमें फ्लटर हुआ था, सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन। वो ठीक करने में अमेरिका में भी 5 साल लगते, उनके उतने सब इकोसिस्टम को लेके, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट फैसिलिटीज नहीं थे। हमें वो फिक्स करने में 3 गुना समय लग गया, क्योंकि एक जो आप टेस्टिंग करने के लिए जाएंगे रूस में, उसी उसी जो कैंपेन जो बोलते हैं, उसकी जो मुहिम होती है, उसी में 5 साल चले आते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जी उनको एक चिट्ठी भेजेंगे और आप वो बोलेंगे आप आ जाइए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो काफी समय लगता है उसे करने के लिए। मतलब एक तरह से समझिए कि अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ता है कि चलिए टेस्ट करना है, उसके बाद आप फिर वो एक समय आपको फिक्स करके देते हैं कि चलिए 2 साल के बाद आपको एक समय मिल रहा है, एक बार एक पार्ट का टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट का टेस्ट होने में फिर आपके पास 6 महीने साल भर का समय लगता है। यानी करके वो प्रोसेस जो होता है वो चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, और इसीलिए हम काफी ज्यादा लेट होते चले गए हैं। आपने बोलिए। एएमसीए प्रोजेक्ट का जिक्र किया है। जाहिर सी बात है कि आधुनिक युद्ध जो हो रहे हैं उसमें हर देश, मतलब वही देश सस्टेन कर सकता है जिसके पास आत्मनिर्भरता हो, अपने हथियार हो, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा भी है। एएमसीए के लिए जब आप सेफ्रॉन के साथ आप डील करते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि सेफ्रॉन के साथ डील में क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है प्रस्ताव, और उसके अलावा आपने कहा कि जो टेस्टिंग फैसिलिटी, टेस्टिंग इकोसिस्टम भी हमें बनाना पड़ेगा। तो इस इकोसिस्टम को बनाने में कितना खर्च आता है, कितना समय, वास्तविक जो एक समय ड्यूरेशन लगता है वो भारत को लगेगा ही, आपको कितना समय लगभग लगता होगा इस पूरे फैसिलिटी को बनाने में? तो देखिए, जब आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 2 तरीके होते हैं, तरीके जी जो होते हैं। एक है आपके मंत्री और उनके मंत्री ने हस्ताक्षर डाल दिए एक फाइल के ऊपर, और ये ब्लूप्रिंट आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, इत्यादि इत्यादि, ये हो जाएगा, ये होता है। ऐसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से उतना कुछ नहीं होता, ये हम लोग आजादी से देख रहे हैं। दूसरा एक टाइप का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है जब आप उनके जो इंजीनियर हैं, उनके जो विशेषज्ञ हैं, उनको आप ले आए और उनको उनसे जो भी लेना हो ले सके। इसकी काफी विधियां होती है, उस पे मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा, लेकिन ऐसे होता है, ऐसे ही किया जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप भी उस चीज पे ठीक से काम करें देश में। अगर आप ठीक से, आज आप
आज आप क्यों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस तरीके से फिर भी ले पाएंगे? क्योंकि आपको जेट इंजन के बारे में अभी बहुत कुछ ज्यादा मालूम है, पहले से ज्यादा। आपका 1989 साल में जो टेक्नोलॉजिकल पेडिग्री, जो टेक्नोलॉजिकल हैसियत थी, वो आज तो नहीं है आपके पास ना, तो आप इनसे ले पाएंगे। और दूसरी चीज है कि फ्रांस को भी हमारी आवश्यकता है, हमारे लोगों की आवश्यकता है, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी आवश्यकता है, हमारे पैसे की आवश्यकता है। अब मान लीजिए कितना समय लगेगा। जो परीक्षण सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूँ वो तो 3 से 5 साल में बनी जाएंगे, ठीक है। जो हाई ऑल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी है, फ्लाइंग टेस्ट बेड, वो सब जल्दी हो सकते हैं। लेकिन जो जिस तरह का आधुनिक जेट इंजन बनाने की हम सोच रहे हैं, 5th जनरेशन लो बाईपास टर्बोफैन, हो सकता है उसमें 6th जनरेशन का भी हो सकता है, अंदर में बात चल रहा हो, हमें पता नहीं है उसके लिए। लेकिन उसी पे है बिल्कुल 10 से 13 साल लगेंगे, क्योंकि देखिए आपका AMCA को अगर एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान होना पड़े तो उसमें अत्याधुनिक इंजन की आवश्यकता है, और इंजन के बिना हमारी आत्मनिर्भरता की मुहिम बिल्कुल अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत ही संवेदनशील एक क्षेत्र है जिसपे पूरी तरह से आपको माहिरता हासिल करनी है। अगर आपको दुनिया के स्तर पे एक क्या कह सकते हैं, एक ताकत होके उभरना है तो, ठीक है, ये सबको मालूम है। तो ये एक चीज हो गई। मुझे लगता है इस बार हम चीजें थोड़ी दूसरी तरीके से करेंगे। एक तो है कि हमारा जो अपना स्तर है वो काफी उठ गया है पहले से, ठीक है। अभी भी रूस के स्तर पे या चीन के स्तर पे नहीं है, लेकिन काफी बेहतर है पहले से। और हमारा क्या हुआ है, बहुत सारे लोग जो DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इत्यादि में काम किए थे और इसमें काम किए थे, वो काफी ट्रेन थे, और वो वो एक्चुअली उनको तोड़ के ये जितने फॉरेन कंपनियां हैं वो लेके गए हैं लास्ट 30 साल में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप उनको भी आप वापस ले आ सकते हैं अगर आपको ठीक से ये करना हो तो हमारे देश में ना कभी भी जो प्रतिभा होती है ना, प्रतिभा उसका कभी अभाव नहीं होता है। वो प्रतिभा को कैसे एक जगह पे रख के उसका ठीक से संचालन करना, यही हमारे लिए एक मुश्किल कार्य रहा है आज तक। विल पावर की दिक्कत रही है मेनली, अगर समझा जाए तो। बिल्कुल। तो जिस तरह से आप बता रहे थे कि मतलब आपने एक जल्दी कहा कि 12 से 15 साल तक का लग जाएगा अगर हम AMCA के एडवांस इंजन यानी अगर 6th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन बनाने की अगर हम कोशिश करते हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2035 तक में हमने एक सीमा रेखा तय कर रखी है कि 2035 तक AMCA प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे, 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को हम कामयाबी के साथ पूरा कर लेंगे। तो आपको लगता है कि इस रफ्तार से, अभी 2025 चल रहा है, 2035 तक हम फाइटर जेट 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लेंगे? और अगर बना भी लेते हैं उस हिसाब से भी प्रोडक्शन में जाते जाते एक वायुसेना में AMCA फाइटर जेट्स को आते आते कितना समय लग जाएगा? तब तक तो दिक्कत ये भी है कि चीन है या फिर अमेरिका या फ्रांस है, ये लोग तो हमसे और ज्यादा आगे निकल चुके होंगे। देखिए AMCA की जो बात है, AMCA के जो पहले 40 यूनिट होंगे वो एक अमेरिकी इंजन से ही पावर्ड होंगे, वही F414 INS-6 है। लेकिन AMCA का जो एयर फ्रेम है और जो उसकी वेरियस फीचर्स है उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट करने के लिए ये इंडिया फ्रांस 5th जनरेशन इंजन की आवश्यकता है। अब माना जा रहा है कि ये T+10 अगले 10 वर्ष में ये भी तैयार हो जाएगा। मान लीजिए इसे 12 साल लग गए, लेकिन 12 साल में अगर तैयार हो गया तो आपके पास फिर काफी विकल्प बढ़ जाएंगे एक क्या कहते हैं, एक सैन्य स्तर पर। अब जैसे आप बोल रहे हैं ये अमेरिका और चीन तो 6th जनरेशन फाइटर में घुस चुके हैं। हालांकि ये 6th जनरेशन फाइटर वाकई में क्या होता है ये थोड़ा इसको डिफाइन करना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन मान के चलिए कि AMCA का जो Mark 2 होगा उसमें काफी सारे वो फीचर्स होंगे जो एक सो कॉल्ड 6th जनरेशन फाइटर में बोले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि AMCA बहुत पिछड़ा कुछ हो जाएगा उस समय तक, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बहुत कुछ इस इंजन के ऊपर निर्भर है, क्योंकि वो जो 6th जनरेशन परफॉर्मेंस जो आपको चाहिए, 6th जनरेशन में मान लीजिए 6th जनरेशन का एक फीचर अभी माना जा रहा है कि जो लड़ाकू विमान है उसके ऊपर ही लेजर हथियार होंगे, ठीक है। ये लेजर हथियारों का इस्तेमाल होगा जो दुश्मन के जो मिसाइल आपके तरफ आ रहे हैं उसको गिराने के लिए, मतलब ये अपने प्रतिरक्षा के लिए लड़ाकू विमान इस लेजर हथियार का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। ये एक चीज हो गया। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो भी काफी आधुनिक होगा, उसको भी काफी पावर की आवश्यकता होगी।
तो ये सारे चीजें जो लड़ाकू विमान में जाएंगे, जो सो कॉल्ड 6th जनरेशन में जाएंगे, AMCM Mark II में भी ये सब डाले जाएंगे। ठीक है, ये कोशिश है कि ये सब भी रहेंगे AMCM Mark II में। सो AMCM Mark II कोई बहुत कुछ पीछे नहीं होगा अमेरिका या चीन से जो भी फाइटर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंजन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप एक 4th जनरेशन इंजन घुसा के ये सब नहीं हासिल कर सकते हैं। आपको वो स्टेट ऑफ द आर्ट आधुनिक इंजन की जरूरत होगी, क्योंकि जो 5th जनरेशन इंजन होते हैं ना, उनका जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कैपेबिलिटी होता है वो भी ज्यादा होगा। 6th जनरेशन इंजन का और ज्यादा होता है। एक्चुअली अगर आपको AMCA इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम 6th जनरेशन इंजन के ऊपर भी काम शुरू कर दे पूरी तरह से, क्योंकि हमें 2040 तक हमारे पास एक 6th जनरेशन इंजन होना चाहिए। अगर 2035 तक एक 5th जनरेशन इंजन है तो 2040 तक एक 6th जनरेशन इंजन हो सकता है, अगर आप ठीक से निवेश करें, क्योंकि टेस्ट फैसिलिटीज तो आप बना ही रहे हैं। वो टेस्ट फैसिलिटीज आप 6th जनरेशन इंजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। यही है मामला। सो वो टेस्ट फैसिलिटी, ऑफ कोर्स 6th जनरेशन इंजन के अपने भी निजी तरीके के कुछ टेस्ट फैसिलिटीज होंगे, जो स्पेसिफिक इंजन टेस्ट बेड्स और कंपोनेंट लेवल टेस्ट फैसिलिटी स्पेसिफिक टाइप के लगेंगे, वो होंगे। लेकिन ये 5th जनरेशन इंजन एक ब्रिज हो सकता है टू द 6th जनरेशन इंजन, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, इस पे ठीक से। और फ्रांस के पास भी अभी 5th जनरेशन इंजन नहीं है, तो वो भी चाहेंगे कि ये सफल हो, ये पूरा प्रोजेक्ट, वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ओके, अच्छा, जब आप 5th जनरेशन या 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन की बात करते हैं, भारत जाहिर सी बात है, चलिए लेट से ही जागा, लेकिन भारत ने कोशिश की बाद में जाकर के, तो क्या फ्रांस के साथ या अमेरिका से, या फ्रांस अभी जो मदद मिलनी हमें शुरू हुई है, क्या पहले उन्होंने मदद करने से हमें इनकार कर दिया था, या फिर रूस से ही? रूस हमारा काफी ज्यादा करीबी डिफेंस पार्टनर रहा है, हमने करोड़ों अरबों डॉलर के डील आज तक किए हैं। तो क्या रूस से भी कभी हमें फाइटर जेट इंजन बनाने में मदद करने की कोशिश नहीं की? देखिए, रूस में ही तो जाके आपके टेस्ट होते हैं ना फाइटर जेट इंजन। कावेरी के और कावेरी डेरिवेटिव इंजन, दो जो चीजें हैं, इनके दोनों के ही टेस्ट तो वो रूस में ही हुए हैं जी। इन सियाम बोल के एक है बड़ानोव, हाई ऑल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी एक है बड़ानोव में, वहां टेस्ट होता है। और फ्लाइंग टेस्ट बेड एक है ग्रोमोफ फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वहां टेस्ट होता है। रूस और फ्रांस दोनों ही भारत को मदद करने के लिए तैयार थे, बहुत साल से तैयार रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो रुझान था कि हम अमेरिका के साथ हाथ मिलाएंगे, क्योंकि देखिए हमारे तो तेजस पूरा ही अमेरिकी इंजन पे निर्भर हो गया ना, F404 IN-20, और जो तेजस मार्क II है वो निर्भर है F414 INS-6, जिसको लाइसेंस प्रोड्यूस करने की अभी भी बातचीत चल रही है हैल और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में, और उसका 80% हम यहाँ बनाएंगे कहा जा रहा है। हालांकि उस 80% में जो इंजन का जो सबसे प्रमुख हिस्सा है वो नहीं है, लेकिन ठीक है कौन सा? तो वो जो हाई प्रेशर टर्बाइन सेक्शन हो गया, हाई प्रेशर टर्बाइन, लो प्रेशर टर्बाइन हो गया, ठीक है, वो 80% में बहुत कुछ है। हाँ, वो 80% अगर हम वाकई यहाँ करें तो उससे भी हमें काफी फायदा होगा। वो अगर आगे बढ़े और ये 5th जनरेशन एक साथ आगे बढ़े तो दोनों में जो है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। लेकिन ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट और नहीं कर सकते इंडिया में, अब आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। मैंने एक बनाया, फिर एक बनाया, फिर एक गैप हो गया, फिर लोग सब चले गए या रिटायर हो गए या जीई में चले गए, ऐसे करके नहीं होगा। साइमल्टेनियसली आपको लॉन्च करना पड़ेगा। तो मामला ये है कि लेकिन अमेरिका ने जैसे डिले कर दिया, जैसे उन्होंने देरी कर दी पहले F404 IN-20 सप्लाई करने में, और अभी भी जो मैं कह रहा था जो दूसरा इंजन है F414 INS-6, उसके बारे में अभी भी बातचीत चल रही है। तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आया है कि अब बस इस बात पे निर्भर रह के कोई फायदा नहीं है, अब इस पे बहुत जोर देके आगे बढ़ना है। ये जो आज जो फ्रांस के साथ हम करने वाले हैं, इसके ऊपर भी चर्चा, बातचीत, नेगोशिएशन पिछले 7 सालों से शायद चल रही है किसी न किसी स्तर पे जी। आज ये आके एक जगह पे आई है जब हम लोग ने एक अब निर्णय शायद ले लिया है कि अब जाएंगे इस तरीके से आगे, अब बनाना ही है, अब बनाना ही है। हाँ, अगर हम सोच ले कि बनाना ही है ना, तब जैसे हमने परमाणु हथियार बनाए थे और जैसे हम एक मिसाइल ताकत बन चुके हैं, हम जेट इंजन भी बना लेंगे ठीक से, मैं इतना कह सकता हूँ। ओके, आपने कावेरी इंजन की भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, तो अब कावेरी इंजन
ड्रोन में लगना है। भारत जो अपना स्टील्थ ड्रोन बना रहा है उसमें कावेरी इंजन का यूज किया जाएगा। तो वो ड्रोन जो हम बना रहे हैं उसकी क्षमता कितनी रहने वाली है, और खास करके अपने यहाँ कंपैरिजन होता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि पाकिस्तान को तुर्की ने ड्रोन दिए थे, बायर कतार जो TB2 ड्रोन है दिए थे। तो जो हम जो ड्रोन बनाने जा रहे हैं, बना रहे हैं, वो तुर्की के ड्रोन के मुकाबले कितना ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है, क्योंकि हमारा ड्रोन स्टील्थ ड्रोन होने वाला है, जहां तक मुझे शायद पता है। तो देखिए, ड्रोन तो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्वाडकॉप्टर ड्रोन से लेके जेट पावर ड्रोन सारे ही हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड, अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे, अलग अलग ऊंचाई पे उड़ते हैं। अब टर्की का जो ड्रोन है, जो हमारे इस ड्रोन के तरह का है, वो है अंका 3, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का अंका 3। लेकिन मेरे अनुसार हम जो अभी भी हमारा जो ड्रोन प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, उसका फाइल अब जाएगा शायद कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी के पास। लेकिन उसके जो फीडर जो प्रोजेक्ट्स है वो काफी अच्छी तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया गया था। तो एक बार इसको हरी बत्ती दे दी जाए, उसके बाद ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और ये दुनिया के स्तर पे एक काफी आधुनिक, अति आधुनिक मैं कहूंगा, एक ड्रोन बनेगा। ये जो घातक जिसको कहा जाता था पहले, अभी उसका कुछ और नाम है, उसका ऑफिशियल नेम शायद अभी रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। तो ये आसानी से पाकिस्तान के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट कर पाएगा, घुस जाएगा। उनका जो हवाई क्षेत्र है उसको भेदने में ये काफी सक्षम रहेगा। ठीक है, ये जो ड्रोन हम लोग बनाएंगे, और इसको पावर करेगा कावेरी इंजन से प्रेरित कावेरी डेरिवेटिव इंजन। तो कावेरी डेरिवेटिव इंजन जो है वो बेसलाइन कावेरी से अलग है, थोड़ा उसी के जैसा है, ज्यादातर 80% उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा अलग है। एक तो है उसमें कोई आफ्टर बर्नर सेक्शन नहीं है कावेरी डेरिवेटिव इंजन में। जो फाइटर जेट इंजन होते हैं ना, उसमें एक आफ्टर बर्नर सेक्शन होता है जो ऑगमेंट कर देता है थ्रस्ट को, काफी फ्यूल भी ज्यादा खाता है, ईंधन भी ज्यादा पचाता है, लेकिन जल्दी उसको ऑगमेंट कर देता है। इसमें कोई आफ्टर बर्नर सेक्शन नहीं होगा, और इसमें भी काफी सारे आधुनिक उपलब्धियां होंगी पुराने कावेरी के कावेरी के मुकाबले में। जैसे कि इसमें एक ऑटोनोमस फेडेक होगा, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल एक बहुत ही कारगर चीज होती है, जिससे आप इजीली चेंज कर सकते हैं इंजन सेटिंग्स इत्यादि इत्यादि। इसमें एक नया फैन सेक्शन है सामने, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए यूज होता है। वैसा फैन चाहिए आपके इंजन में। क्या ना, जब आप एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने हैं, आपके इंजन का भी फीचर्स को स्टेल्थी होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपका इंजन बहुत ज्यादा आवाज करेगा, या उसका थर्मल लोड बहुत ज्यादा, थर्मल सिग्नेचर ज्यादा होगा, या उसका रेडार सिग्नेचर बहुत ज्यादा होगा। ये सब आपको देखना पड़ेगा। आपको ये इंजन को भी एक फिफ्थ जनरेशन, इसीलिए फिफ्थ जनरेशन इंजन सिर्फ इसी तौर पे नहीं कि उसका थ्रस्ट कैपेबिलिटी हायर है या उसका एफिशिएंसी ज्यादा है। फिफ्थ जनरेशन इंजन इसलिए भी क्योंकि वो एक फिफ्थ जनरेशन लड़ाकू विमान के साथ के लिए वो यूज किया जा सकता है। उसमें भी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो जो कावेरी डेरिवेटिव इंजन है उसमें स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। ये स्टेल्थ यूकैफ को पावर करने के लिए हमारा जो ड्रोन बनेगा, हमारा जो स्टेल्थी ड्रोन बनेगा, अभी भी उसका सैंक्शन नहीं हुआ है, लेकिन सैंक्शन होने के बाद वो प्रोजेक्ट काफी तेजी से आगे जाएगा। ओके, अब तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो मॉडर्न वारफेयर है, काफी तेजी से लड़ाई का तरीका बदल रहा है। हमने भारत पाकिस्तान युद्ध में देखा, या फिर इजराइल और ईरान के युद्ध में देखा, या फिर रूस और यूक्रेन युद्ध में भी जो हो रहा है, काफी तरह से देख रहे हैं कि ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है, या फिर फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल है। उसके तरीके बदल चुके हैं। अगले 10 या 15 सालों में भारतीय वायुसेना की क्षमता में कितना इजाफा देख रहे हैं स्वदेशी स्तर पर, चाहे लड़ाकू विमान बनाने को लेकर इंजन की बात हो, या फिर रडार या अन्य दूसरी क्षमताओं को लेकर के। मुझे जरा चीन के साथ आप उस कंपैरिजन करके बताइएगा कि एक 15 साल का हम टाइम फ्रेम लेकर के चलते हैं, खास करके इस संदर्भ में कि पिछले 7-8 साल में देखा जाए तो 3 बार कम से कम ऐसे मौके आए हैं जब भारत युद्ध की स्थिति में फंसा है, चाहे गलवान हो, चाहे फिर पहलगाम अभी हुआ, या फिर इससे पहले 2019 में जब हुआ था। कम से कम 3 बार हम युद्ध की नौबत में पहुंच चुके हैं। इसीलिए अब ये कहना कि युद्ध नहीं होगा या अगले 10 साल या 20 साल नहीं होगा, शायद इस तरह की बातें अब शायद नहीं होनी चाहिए। कभी भी युद्ध हो सकता है, हम इसके लिए तैयार रहना होगा। तो अगले 15 साल के कंपैरिजन में हम कहाँ देखते हैं खुद को चीन के पैमाने पर मापते हुए?
हाँ तो देखिए, तो आपने बिल्कुल सही कहा है, युद्ध कभी भी हो सकता है, ठीक है। यस। तो हमें अब जो हम हम ऐसे एक जमाने में आ गए हैं जब सिस्टम ऑन सिस्टम्स युद्ध प्रणालियां हैं, सिस्टम ऑन सिस्टम, सिस्टम पर सिस्टम की तरीके से हमें ये करना पड़ता है, हमें युद्ध को देखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए एक फाइटर जेट हो गया, एक ड्रोन हो गया, रेडार हो गए, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, ये सब कनेक्टेड होंगे एक साथ, ठीक जी है। तो ऐसा नहीं है कि आपका फाइटर विमान सिर्फ उसके फाइटर विमान के साथ लड़ेगा और ये युद्ध होगा, ऐसा युद्ध नहीं होगा। सारे चीजें कैसे एक साथ एकजुट होकर लड़ सकते हैं, ये ही, और जो इसे बेहतर तरीके से कर सकता है वही जीतेगा। क्योंकि जी क्योंकि क्योंकि हम तो एक परमाणु हमारे दुश्मनों के पास भी परमाणु हथियार है, हमारे पास भी परमाणु हथियार है। तो ये जो युद्ध होंगे ना, ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स ही होंगे, लिमिटेड इन टाइम एंड स्पेस, और बहुत जी बड़ा प्रोपोगेंडा वॉरफेयर होगा कि ये जो छोटा युद्ध हुआ ये किसने जीत लिया, ये लेके जी जी प्रोपोगेंडा होगा, जो आप देख चुके हैं ऑलरेडी, एक बार देख ही चुके हैं, ठीक है। जी तो इसमें लेकिन सिस्टम ऑन सिस्टम सबसे ज्यादा, इसमें इस सिस्टम ऑन सिस्टम्स ही इसमें सबसे ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। तो मेन चीज, मुख्य चीज ये हो गया कि आपको अपने ही आत्मनिर्भर सिस्टम ऑफ सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहां से कुछ ले रहे हैं, वहां से कुछ ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं, तो वो सारी चीजों को नेटवर्क करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसमें बिल्कुल आपको इसमें सुरक्षा में भी आपको दिक्कत आएगी। ये तो असुरक्षित होंगे ना, अगर ये आप तो ये तो आप अल्टीमेटली एक साइबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जी ये यहाँ पे सुरक्षा, उस सिस्टम का सुरक्षा रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ वहां से चीजें नहीं ले सकते, आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो जी देखिए, कुछ चीजें हमें करनी पड़ेगी, हमें एक रॉकेट फोर्स बनाना पड़ेगा। मैं जब रॉकेट फोर्स बना रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रॉकेट फोर्स का मतलब है जमीन से जमीन मार करने वाली मिसाइल फोर्स, ठीक है। जमीन जी से जमीन मार करने वाली मिसाइल फोर्स, इसमें हाइपरसोनिक सिस्टम्स होने पड़ेंगे, हाई सुपरसोनिक सिस्टम्स होने पड़ेंगे, आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स होने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें अलग तरह के हाई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होने पड़ेंगे, इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स होने पड़ेंगे। अच्छी बात यह है कि ये सारे क्षेत्रों में हम काफी आगे हैं, ठीक है। ओके जी बस इनका सबका उत्पादन होना पड़ेगा बहुत बड़े स्तर पे, और फिर इन्हें वो सिस्टम ऑफ सिस्टम में ठीक से जोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीजें, हमें अब ये जो उपग्रह हो गए, हमें काफी सारे उपग्रह भेजने पड़ेंगे। आज चीन के पास 300 उपग्रह है जो सैनिक चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो, ठीक है। ISR मतलब जो है यस ISR, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉग्निसेंस, निगरानी रखने के लिए हमको हमें हमें हमारे देश को न्यूनतम 150 तक जाना पड़ेगा अगले 3-4 साल में ही, न्यूनतम, ओके अगर हमें चीन पे ठीक से निगरानी रखना हो तो, ठीक है। और जी अगर चीजें, मान लीजिए आपका जो ड्रोन है उसको तो दूर दरार अगर आपको उस पर नियंत्रण रखना हो, तो आपको तो सैटेलाइट डाउनलिंक्स ही चाहिए ना। अच्छा, बिल्कुल वो जो सैटेलाइट डाउनलिंक्स है वो हार्ड एंड होने पड़ेंगे। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो और आधुनिक होना पड़ेगा, ठीक है। जी सिर्फ लड़ाकू विमान पे ही जोर देने से नहीं चलेगा, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ जी लड़ाकू विमान से नहीं। और काफी सारे जो हथियार है, जो मान लीजिए जो हवा से जमीन के हथियार होते हैं, एयर टू ग्राउंड, वो भी आपको आधुनिक लाने पड़ेंगे, और उनका भी उत्पादन बड़े तरीके से करना पड़ेगा। तो ये जी सारे चीजों पे काम चल रहा है, काम को और तेजी से करना पड़ेगा। जो जो चीजें जल्दी हो सकती हैं उन्हें बिल्कुल करना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि युद्ध कभी भी हो सकता है। आपका 5th जनरेशन फाइटर तो 2035 में ही आएगा ना। और जी मान लीजिए कि बिल्कुल आपने रूस से मान लीजिए आपने आयात भी कर लिया Su-57 का, वो भी आने में कुछ समय लग जाएगा, और उससे तो उतना बिल्कुल अंतर भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज हमारी जो सेना है वो बहुत सारे देख रही है, उनका एक 12 महीने का प्लान होगा, एक 2027 का प्लान होगा, एक 2032 का प्लान होगा, ठीक है। जी वैसे वैसे में ही सेना एक 15 ईयर लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड प्लानिंग के प्रोसेस काम करती है, ठीक है। जी सेना, हमारा जो सेना बल है, लेकिन अब और छोटे छोटे भी काफी करने पड़ेंगे। और सबसे जो चीज हमें बदलनी पड़ेगी, हमारा जो प्रोक्योरमेंट साइकिल है,
हमारा जो खरीदने का समय है उसे घटाना पड़ेगा। उस पे भी जी। काफी बातें चल रही है, क्योंकि 7 साल लगता है हमारा औसत में किसी एक क्या कहते हैं एक बड़े सिस्टम को शामिल करने में, इसको अब 2 साल में घटाना पड़ेगा। उसी जी, कारण अभी जिस बिल्कुल, कारण की आप बात कर रहे थे कि युद्ध कभी भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, हमें अमेरिका से ड्रोन चाहिए, तो पिछले 3-4 साल से तो बातचीत ही चल रही है, अलग-अलग समझौते हो रहे हैं जो ड्रोन को लेकर के। खैर, थैंक यू वेरी मच सौरभ, हमें समय देने के लिए। लड़ाकू विमान का इंजन बनाने में हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि सौरभ ने अपनी डिटेल्स कन्वर्सेशन हमारे बीच में सुना। देखते हैं कब तक बनता है, और बनाना होगा ही, एनीहाउ बनाना होगा, तभी जो चीन और पाकिस्तान या फिर अन्य थ्रेट्स हैं, उनसे आप काउंटर कर सकते हैं। थैंक यू हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद अभिजात, धन्यवाद। थैंक यू।